तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति की उस अविश्वसनीय इंजीनियरिंग के बारे में जो जानवरों के आवास और उनके खुद को ढालने के तरीके यानी अडैप्टेशन के पीछे काम करती है। देखिए, ये सिर्फ कोई साधारण जीव विज्ञान नहीं है। ये तो इस बात का एक मास्टर क्लास है कि कैसे जीवन अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को पूरी तरह बदल लेता है। मतलब हर जानवर का शरीर एक जीती जागती कमाल की मशीन है जिसे उसके अपने पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। आज के हमारे सफर का रास्ता बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे आवासों की मूल संरचना यानी हैबिटेट के ब्लूप्रिंट से। फिर देखेंगे कि जमीन पर और पानी के अंदर जीवित रहने की क्या-क्या शानदार रणनीतियां हैं। इसके बाद हम जानवरों के व्यवहार को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस विज्ञान को हम कैसे लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, आवासों की मूल संरचना। किसी भी जीव को समझने से पहले हमें उसके उस मंच को समझना होगा जहां वो रहता है। तो हैबिटेट या आवास आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक जानवर का प्राकृतिक घर या वातावरण है जहां वो स्वाभाविक रूप से रहता है, बड़ा होता है और फलता फूलता है। इसे आप प्रकृति का एक ऐसा परफेक्ट इकोसिस्टम मान सकते हैं जो उस जीव की हर एक जरूरत को पूरा करता है, एकदम उसी के लिए बना हुआ एक कस्टम घर। और जब हम इन आवासों को बांटते हैं तो मुख्य रूप से 2 श्रेणियां सामने आती हैं, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय और एक्वाटिक यानी जलीय। अंतर बिल्कुल सीधा है। स्थलीय जीव जमीन पर रहते हैं जबकि जलीय जीवों का पूरा जीवन पानी में ही बीतता है। ये प्रकृति का सबसे बुनियादी और बड़ा बंटवारा है और यहीं से हर जीव के जीवित रहने की बिल्कुल अलग-अलग तकनीकें शुरू हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जमीन पर जीवित रहना। जमीन पर रहना कोई आसान काम नहीं है। ये अपने आप में कई बड़ी चुनौतियां लेकर आता है और कमाल की बात यह है कि जानवरों ने इनसे निपटने के लिए क्या गजब के तरीके निकाले हैं। जरा मैदानी इलाकों को ही ले लीजिए। यहाँ जानवरों को लंबी दूरियां तय करनी होती हैं, इसलिए घोड़ों और कुत्तों ने दौड़ने के लिए अपने 4 पैरों का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया है। वहीं घने जंगलों में जहाँ छिपना और शिकार करना जिंदगी और मौत का सवाल है, बाघों और ज़ेब्राओं ने कैमोफ्लाज यानी खुद को बैकग्राउंड में मिलाने की कला विकसित कर ली। और उन जमा देने वाले ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों का क्या? वहां ध्रुवीय भालू और पेंगुइन जैसे जीवों ने अपने शरीर पर मोटे फर या घने पंखों की एक इंसुलेशन लेयर ही बना ली है। मतलब ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये अपने पर्यावरण की मुश्किलों के जीते जागते चलते फिरते समाधान है। अब ये तुलना देखें, ये मेरी पसंदीदा है। रेगिस्तान की भयंकर झुलसाने वाली गर्मी में रहने वाले जीव। पर्यावरण दोनों का एक ही है, लेकिन उनकी प्राकृतिक इंजीनियरिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ हमारे पास ऊंट हैं। उनके गद्देदार पैर उन्हें खिसकती रेत पर आसानी से चलने में मदद कर सकते हैं और वे अपने शरीर में ही भोजन और पानी स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ रेगिस्तानी छिपकलियां और सांप हैं। वे सतह की उस भयंकर गर्मी से बचने के लिए सीधे जमीन के नीचे बिलों में रेंग कर छिप जाते हैं। समस्या एक ही है, लेकिन प्रकृति के पास उसे सुलझाने के 2 बिल्कुल अलग और एकदम सटीक तरीके हैं। अब यहां जो बात वास्तव में ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये सब द फॉर्म फॉलोज फंक्शन यानी रूप कार्य का अनुसरण करता है। इस सिद्धांत को कितनी खूबसूरती से समझाता है। जीव विज्ञान में कोई भी शारीरिक बनावट यूं ही बिना किसी कारण के नहीं होती। ऊंट के वे गद्देदार पैर सिर्फ दिखने में ऐसे नहीं है, उनका एक पक्का भौतिक उद्देश्य है। वो रेत पर उस भारी भरकम जानवर के वजन को फैला देते हैं ताकि उसके पैर रेत में धंसे नहीं। ये प्रकृति द्वारा लगाई गई एकदम शुद्ध भौतिकी है। इसी सिद्धांत का एक और बेहतरीन उदाहरण है कैमोफ्लाज, यानी खुद को छिपाए रखने के लिए अपने आसपास के माहौल में इस तरह घुल-मिल जाना कि कोई पहचान ही न पाए। ज़ेब्रा की उन धारियों को ही देख लीजिए। वे कोई सजावट के लिए नहीं बनी हैं, बल्कि घने जंगल या लंबी घास के बीच वे धारियां शिकारियों की आंखों को बुरी तरह भ्रमित कर देती हैं। प्रकृति के डिजाइन द्वारा तैयार किया गया ये एक एकदम परफेक्ट रक्षा तंत्र है। चलिए अब जमीन से चलते हैं पानी की ओर। भाग 3, पानी में महारत हासिल करना। जलीय जीवन भी बहुत साफ तौर पर बटा हुआ है। मरीन यानी खारे पानी के जीव जैसे व्हेल, शार्क और स्टारफिश जो महासागरों और समुद्रों पर राज करते हैं, और दूसरी तरफ मीठे पानी के जीव जैसे कतला, ट्राउट और पिराना जो नदियों और झीलों में फलते फूलते हैं। पानी के प्रकार का ये छोटा सा अंतर ही ये तय कर देता है कि इन जीवों का शरीर अंदर से कैसे काम करेगा।
जाहिर है, पानी के अंदर चलना और सांस लेना जमीन से बहुत बहुत अलग है, और इसके लिए प्रकृति ने जीवों को कुछ बेहद खास शारीरिक उपकरण दिए हैं। जमीन की तरह चलने के लिए पैरों के बजाय जलीय जीवों के पास तैरने के लिए विशेष फिन्स या फ्लिपर्स होते हैं। और सबसे अहम बात, हवा से सांस लेने के बजाय उनके पास गिल्स यानी गलफड़े होते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को खींचने का कोई जादू सा काम करते हैं। लेकिन प्रकृति में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो नियम तोड़ना पसंद करते हैं। इन्हें हम सेमी एक्वाटिक यानी अर्ध जलीय जीव कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो स्थलीय जानवर हैं जिन्हें अपने जीवन के कुछ खास कामों के लिए या फिर दोनों ही तरह के वातावरण में जिंदा रहने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। इन्होंने जमीन और पानी के बीच की उस लकीर को बहुत ही शानदार तरीके से मिटा दिया है। इन उदाहरणों पर जरा गौर कीजिए। मेंढकों को देखिए, उनके जालीदार पैर होते हैं। वे जमीन और पानी दोनों जगह सांस ले सकते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए उन्हें हर हाल में पानी चाहिए। अब कछुओं को देखिए, वो अपना ज्यादातर जीवन पानी में ही बिता देते हैं, लेकिन अंडे देने का समय आता है तो जमीन पर लौट आते हैं। और मगरमच्छ, वे जमीन पर भी रेंग सकते हैं और पानी के तो खैर वो चैंपियन तैराक हैं ही। ये जीव बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी जैविक जरूरतों को दो अलग अलग दुनियाओं में बांट लेते हैं। और यहां फिर से हमें फॉर्म फॉलोज फंक्शन का वही कमाल का सिद्धांत देखने को मिलता है। मेंढक के जालीदार पैर या कछुए के फ्लिपर्स को देखिए, ये पानी में बिल्कुल किसी नाव के चप्पू की तरह काम करते हैं। वे पानी को पीछे की तरफ धकेलने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र यानी सरफेस एरिया तैयार करते हैं, जिससे उनका तैरना बेहद आसान और कुशल हो जाता है। आइए अब आते हैं भाग 4 पर, पशु व्यवहार और मनोविज्ञान। शारीरिक बनावट से आगे बढ़कर यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि जानवर मानसिक रूप से अपने वातावरण और खासकर इंसानों के साथ कैसे पेश आते हैं। यहां हमें एक बहुत ही स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास कुत्ते, बिल्ली और डॉल्फिन जैसे जीव हैं जो बेहद सामाजिक और समझदार होते हैं और इंसानों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास हिरण, ओरंगुटान या बाघ जैसे जंगली जीव हैं। ये स्वभाव से ही बहुत शर्मीले या एकांत पसंद करने वाले होते हैं और इंसानों से दूरी बनाए रखते हैं। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि हमें इन जंगली जानवरों की सीमाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका मनोविज्ञान पूरी तरह से खुद को सुरक्षित रखने के हिसाब से बना है। और अब भाग 5, विज्ञान को लागू करना। हमने अब तक जो भी चर्चा की है, चलिए उसे एक छोटी सी मज़ेदार पहेली से परखते हैं। पहेली ये है, मेरा शरीर हल्का हरा है और मेरी चोंच लाल है। मैं क्या हूं, स्थलीय या जलीय? तो क्या लगता है आपको? जाहिर सी बात है, ये एक तोता है जो हवा और पेड़ों पर रहने वाला एक स्थलीय जीव है। इस तरह के छोटे छोटे सवालों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जानवरों को कितनी आसानी से पहचान और वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर हम कारण और प्रभाव का एक सीधा मैचअप करें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। गद्देदार पैरों का सीधा सा मतलब है रेत पर आसानी से चलना। घने फर का क्या मतलब है? ध्रुवीय ठंड से बचाव। और ज़ेब्रा की धारियों का सीधा संबंध है जंगल की परछाइयों में खुद को छुपा लेने से। देखा आपने, प्रकृति में हर एक विशेषता के पीछे एक बहुत ही तार्किक और सटीक उद्देश्य छिपा होता है। चलिए एक व्यावहारिक परिदृश्य भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक पर्यटक पास आता है और उसे देखकर एक ओरंगुटान वहां से भाग जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, वे जंगली और शर्मीले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। उनका अपना प्राकृतिक रक्षा तंत्र उन्हें इंसानों के संपर्क से बचने का संकेत देता है। तो ये सिर्फ उनका डर नहीं है, बल्कि ये जिंदा रहने की उनकी एक जैविक वृत्ति है। अगर मैं आज के इस पूरे विश्लेषण को एक वाक्य में समेटना चाहूं तो वो ये होगा कि प्रकृति के डिजाइन में हर एक शारीरिक विशेषता का एक गणितीय या भौतिक उद्देश्य जरूर होता है। पर्यावरण में मौजूद कोई भी मुश्किल कभी बिना समाधान के नहीं छोड़ी जाती, चाहे वो खतरनाक शिकारियों से छिपना हो या फिर जमा देने वाली बर्फबारी से बचना हो। प्रकृति हमेशा कोई ना कोई शानदार और बिल्कुल सटीक इंजीनियरिंग समाधान खोज ही निकालती है। और अब हम अपने इस विश्लेषण को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर हर एक चरम वातावरण जीवों के लिए एक अनोखी जैविक पहेली तैयार करता है, तो जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया के आवास और जलवायु इतनी तेजी से बदल रहे हैं, प्रकृति भविष्य में किस तरह के नए और अद्भुत एडेप्टेशन विकसित कर सकती है। ये सच में सोचने वाली बात है ना? प्रकृति का ये डिजाइन कभी रुकता नहीं है।
ये लगातार आगे बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है। आज के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आसपास मौजूद प्रकृति की इस कमाल की इंजीनियरिंग को करीब से निहारते रहिए।